अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ पैरामीटर जो हैं जो हम सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। आई थिंक कि आप लोग इसमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं पहले देख चुके होंगे इन कंट्रोल्स लैब। तो हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, हम ये डिफरेंट करेंगे कि हम थोड़ी सी डेरिवेशन उसकी देखेंगे जो मुख्तलिफ आपके पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो तस्वीर है उसमें आपको ऑब्वियसली एक सिस्टम नज़र आ रहा होगा और इसमें जो है आपको एक जो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है वो बेसिकली यहाँ गिवन है। हम यूनिट जितने भी हम पैरामीटर्स निकाल रहे हैं उसमें आप ये याद रखें कि हम यूनिट स्टेप की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो कंट्रोल सिस्टम जो हम डिज़ाइन करने चाह रहे हैं, जो हम समझना चाह रहे हैं, वो ये है कि हमने एक इनपुट दिया है किसी भी अपने सिस्टम को और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी सिस्टम है वो उस इनपुट तक जाए। तो मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ कि लेट सपोज वी नीड अवर मोटर टू रन एट 450 आरपीएम, तो वो एकदम से 450 आरपीएम पे नहीं जाएगी, इट विल टेक टाइम। सिस्टम के डायनामिक्स हैं, सिस्टम की जो है इनपुट है, वेरिएशंस हैं, तो बहुत सारे उसमें जो है वो जो वेरिएशंस है वो हो सकती है, तो वो उसको टाइम लगेगा एग्जैक्टली 450 आरपीएम तक पहुंचने में। तो वो जो सारा टाइम है, कितना टाइम लग रहा है, क्या वो पहुंच भी पा रही है 450 आरपीएम पे या नहीं, या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ रहे हैं, तो वो तमाम करने के लिए जो है आप स्टेप रिस्पॉन्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। टी आर, टी पी, टी एस, टी डी, एम पी, अलाउबल टॉलरेंसेस लिखी हुई हैं, यहाँ पे कुछ परसेंटेजेस गिवन है। तो ये मैं आप वन बाय वन उसको बताएंगे, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें जो टर्म्स जो हैं वो क्या क्या टर्म्स हैं, की क्या फ़ायदे हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं, तो वो पहले हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे और फिर यहाँ आके उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है कंट्रोल सिस्टम के अंदर, वो कहलाता है सेटलिंग टाइम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टी एस। तो द सेटलिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स कर्व टू रीच एंड स्टे विद इन अ रेंज about the final value of size specified by absolute percentage of the final value, usually 2% or 5%। तो ये सेटलिंग टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? सेटलिंग टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेटलिंग टाइम सिस्टम का निकाल लेते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि सिस्टम नाम से ज़ाहिर है इसके सेटल कर गया है। नाउ द सिस्टम इज़ बिहेविंग लाइक यू वांट इट टू बिहेव, या उसमें जो वेरिएबल्स हैं, जो उसमें डिस्टर्बेंस है, वो कम हो चुकी है। सिस्टम काफ़ी हद तक स्टेडी स्टेट के अंदर है अब आपके पास। तो इसमें हम करते हैं कि हम रेंज डिफाइन करते हैं डिपेंडिंग आपके सिस्टम के ऊपर। वी कैन डिफाइन 2% और 5%। तो अगर मैं दोबारा फिगर में वो दिखाना चाहूँ तो आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेंज डिफाइन की हुई है, जो ये डॉटेड लाइन है, दो, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। तो जैसे ही सिस्टम इन दोनों रेंजेस के अंदर आ जाएगा पहली बार और फिर उस रेंज के बाहर कभी नहीं जाएगा, तो उस पॉइंट पे आपका जो है वो टी एस, जो भी टाइम गुजरा होगा वो टी एस कहलाएगा। यानी कि मुराद क्या है कि इस पॉइंट पे आके, जो इस फिगर में ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके जो आपका कर्व है वो इन दोनों डॉटेड लाइंस की रेंज के अंदर आ चुका है और अब उसके बाद जो है वो उस रेंज के अंदर ही है, बाहर नहीं जा रहा। अगर सिस्टम बाहर चला जाएगा तो सर्टेन टाइम नहीं कराएगा, तो सिस्टम ने उस रेंज की कंटिन्यूस के अंदर ही रहना है उसके बाद। तो वो जो पॉइंट जब पहली बार सिस्टम उस रेंज के अंदर दाखिल हुआ होता है उसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। यानी कि इतना टाइम सिस्टम को लगा है और इस टाइम के बाद सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर अब जो है वो मूव कर रहा है, तो ये आपका सेटलिंग टाइम कहलाता है। इसको मैं मजीद डिस्कस करूंगा जब हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। अगला देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द राइज टाइम। द राइज टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम यूजली 0 to 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। यानी कि राइज टाइम का मतलब क्या है कि जब आपका टाइम स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली आपका आपका जो आउटपुट है वो जीरो पे होगा, और उसको कितना टाइम लगेगा आप पहली बार आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू तक पहुंचने में, जो भी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। यहाँ क्योंकि हम यूनिट स्टेप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ है और यहाँ इस पॉइंट पे आके पहली बार जो है वो आपका सिस्टम आपकी एक्चुअल जो पोजीशन थी जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। ऑब्वियसली उसके बाद वो ऊपर चला गया है, लेकिन जो पहली बार वो पहुँचा है इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम गुजरा है पहली बार सिस्टम को आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंचने में, तो उसको वो हम कहते हैं राइज टाइम। इसका क्या फ़ायदा है, क्या सिग्निफिकेंस क्या है कि सिस्टम कितना फास्ट है आपका। अगर आपका राइज टाइम कम होगा ऑब्वियस सी बात है कि कम टाइम में वो 1 को अप्रोच कर लेगा। अगर राइज टाइम आपका जो है वो काफ़ी बड़ा होगा तो
सिस्टम स्लो कहलाता है। वो हम कहेंगे उसको कि वो सिस्टम स्लो है, उसको टाइम लग रहा है आपकी रिक्वायर्ड जो जो भी पोजीशन है, जो भी आपका आउटपुट है, जो भी आपने इनपुट दिया हुआ है उस तक पहुंचने में। तो ये राइस टाइम की इसलिए बड़ी अफादियत होती है। नाउ द थर्ड वन इज़ delay time. The delay time is the time required for the response to reach half the value, final value for the very first time. तो ये डिले टाइम क्या है कि लेट सपोज आपने 1 तक पहुंचना है, तो आप 1 का हाफ क्या है 0.5, तो वो टाइम ये है कि 0.5 तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लग रहा है, ये रिप्रेजेंट किया हुआ डिले टाइम। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टर्म्स कुछ जगहों पे इस्तेमाल ये भी होती है टीडी का टर्म, तो उससे ही पता चलता है कि बाजू का सिस्टम इस दौरान भी स्लो या फास्ट हो रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि आपका टीडी जो हो वो आपकी टीआर का हाफ हो, समझ रहे हैं आप, जो आपका डिले टाइम है ज़रूरी नहीं है कि वो टीआर का हाफ हो। तो हम बाजू बात कंपेयर करते हैं अपने टीडी और टीआर की वैल्यू से कि कहाँ सिस्टम स्लो डाउन हो रहा है या किस तरह वो फास्ट कर सकते हैं सिस्टम को, या हो सकता है आपको स्लो सिस्टम चाहिए हो, आप चाहते हैं कि सिस्टम स्लो मूव करे। तो इसलिए टीडी की भी अपनी अफादियत है। तो ये वो टाइम है जब सिस्टम आपका 0 से स्टार्ट हुआ और जो आपकी फाइनल वैल्यू थी जो 1 यहाँ पर है उसके हाफ तक जितने टाइम में पहुँचेगा वो आपका टीडी यानी कि डिले टाइम कहलाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन आई गेस। यस, द फोर्थ वन इज द पीक टाइम, टीपी। द पीक टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट पीक ऑफ द ओवरशूट। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है, इसको हम फिगर में दोबारा देखते हैं। आप ये जो पीक है इसको हम ओवरशूट कहते हैं। ओवरशूट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने तो 1 तक जाना था लेकिन सिस्टम ओवरशूट कर गया है, उस 1 की जो रेंज थी उससे आगे चला गया है। डिस्टर्बेंस है सिस्टम के अंदर, सिस्टम जो है कन्वर्ज करने के बजाय डाइवर्ज कर रहा है इस पोजीशन में, लेकिन फिर वो अगेन कन्वर्जिंग बैक, लेकिन तो ये ओवरशूट कहलाता है। तो वो जो आपका पीक टाइम होता है वो ये बताता है कि सिस्टम की जो पहली पीक है जो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको नज़र आ रही होगी, उस पीक तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, तो वो टाइम जो है वो कहलाता है आपका पीक टाइम। पहली पीक की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर्स इस वजह से है कि आप जो पीक होती है वो आपका एम्पलीट्यूड जाहिर करती है और वो बताती है कि सिस्टम 1 से आगे कितना निकल गया है। अगर ये पीक बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवरशूट कर रहा है। लेट्स सपोज अगर ये पीक 2 है तो इसका मतलब 100% आपका ओवरशूट सिस्टम कर रहा है। 1 की रिक्वायरमेंट थी लेकिन वो 2 तक पहुँच गया, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जितना कम हो उतना अच्छा है। तो पीक टाइम भी इंपॉर्टेंट है कि कितना सिस्टम पहली पीक तक पहुँचने में टाइम ले रहा है। एंड द लास्ट वन इज योर मैक्सिमम परसेंट ओवरशूट, यानी कि एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। द मैक्सिमम ओवरशूट इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स कर्व मेजर्ड फ्रॉम यूनिटी। ये एग्जैक्टली जो पीक टाइम है उससे रिलेटेड है। इसमें हम जो है एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। तो ये जो आपको एमपी नज़र आ रहा होगा ये क्या है कि जो पीक है वो कितना ऊपर चला गया है आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू से। जो पीक आपकी जो है हाइट जो है वो 1 से कितनी दूर है। तो जितनी दूर ये आपकी पीक होगी 1 से जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, तो उतना ही आपका एमपी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली बात है आपका जो ओवरशूट की परसेंटेज है वो पता चलेगी आपको कि कितना सिस्टम आपका ओवरशूट कर रहा है, और उसको कम करना ही हमारा जो है वो मेन मकसद होगा। तो 2 जो बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके, एक तो सेटलिंग टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो ये एमपी है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिस्टम की स्टेबिलिटी से काम करते हैं। स्टेबिलिटी मालूम कर या कितना सिस्टम सेटलिंग टाइम ले रहा है या कितना ओवरशूट हो रहा है, ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये जो टाइम वाले जो टीडी, टीआर और टीपी हैं ये बताते हैं सिस्टम कितना फास्ट है या कितना स्लो है। तो ये सिस्टम की ऐसे स्टेबिलिटी के बारे में शायद ना बताएं हमको इतना, लेकिन आपको सिस्टम कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है कितना स्लो कर रहा है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो ये 5 जो पैरामीटर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको 1 बाय 1 जो है ना इसकी डेरिवेशंस की तरफ जाएंगे और डेरिवेशन करते हैं। लेट्स सी। तो पहले जो राइस टाइम की डेरिवेशन करते हैं, राइस टाइम आपको पता चल गया है कि राइस टाइम जो पहली बार जब आपका सिस्टम आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंचा है, तो जो उस वहाँ तक पहुँचने में जितना भी टाइम लगा उसको हम राइस टाइम कहते हैं। तो राइस टाइम की डेरिवेशन किस तरह करें हम? देखिए ये जितनी भी डेरिवेशन है तमाम कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कोई ये नहीं है कि अलजबरा यहाँ से आ गई वहाँ से आ गई, नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। तो इसलिए ये आपके जो कोर्स है उसका हिस्सा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अब
हम स्टेप रिस्पांस की बात कर रहे हैं, यूनिट स्टेप रिस्पांस की, यूनिट स्टेप रिस्पांस की बात कर रहे हैं। तो उसी का जो आउटपुट थी, जो हमने सी ऑफ टी निकाला था, अगर आप लास्ट लेक्चर में जाके चेक कर लें तो वो सी ऑफ टी, अगर कोई भी डेरिवेशन आती है तो सी ऑफ टी गिवन होगा आपको। तो ये चीज़ जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपको गिवन होगी। ये क्या है, जो रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, ये जो रिस्पॉन्स है आपके पास, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है सिंपल। इस जो रिस्पॉन्स है ये आपका, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन, टाइम की रिस्पेक्ट से उसको गिवन है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि राइस टाइम में सी टी की वैल्यू क्या होगी। अभी यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो सी टी की वैल्यू जो आपका राइस टाइम में जो जिस जिस टाइम पे आपका जो सिस्टम है वो आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंच जाएगा, तो हम यूनिट स्टेप की बात करें तो ऑब्वियसली सी टी जो होगा 1 होगा। तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि जो सी टी की वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि वहाँ तक तो पहली बार पहुँचा है ना वो। अच्छा, तो 1 को ऑब्वियसली आप कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर आपके पास जो सिस्टम बनेगा वो, नाउ द प्रॉब्लम इज, ये पूरा जो सिस्टम है आपका, दिस हैज़ टू बी 0, बट दिस थिंग कैन नॉट बी 0, ठीक है, क्योंकि जीटा हैज़ टू बी सम जीटा है, टी आर भी कोई ना कोई होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ओमेगा एन कैन नॉट बी 0, तो ये टाइम तो 0 आपकी जो है वो नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस टर्म हैज़ टू बी 0, ये जो टर्म अंदर वाली है, अगर इस सिस्टम को 0 होना है तो ये इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो हमने सिर्फ उस टर्म को सिंपल से बाहर निकाल दिया है, और अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, और ये मैं फिगर आपको बताता हूँ। अभी ये फिगर आप सब जानते ही हैं वैसे तो, कि जो आपका लेप्लास या एस डोमेन की जो फिगर है वो यहाँ गिवन है। तो सिग्मा यू ऑलरेडी नो इज द रियल पार्ट ऑफ द रूट्स, जे ओमेगा इज द इमेजरी पार्ट, और फिर हमने यहाँ पे एक बीटा एंगल डिफाइन कर दिया है। तो दिस इज ऑब्वियसली योर ओमेगा एंड 1 माइनस जीटा, जो कि ओमेगा डी है, क्योंकि आपका जो वाई एक्सिस होता है उसमें जे ओमेगा डी होता है, तो ये आपका नथिंग एम्पलीट्यूड में, एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, तो दिस इज जस्ट ओमेगा टी। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो रियल पार्ट होता है उसको हम सिग्मा से डिफाइन करते हैं, और वो जीटा ओमेगा एन होता है। तो ये चीज़ें आपको सबको पता है। तो अगर तो इसका सिर्फ बताने का मकसद ये है, हमने एंगल को डिफाइन किया ताकि हम रिलेट कर सकें अपने इमेजरी पार्ट को और अपने रियल पार्ट को। तो आप बीटा लगा लेंगे, टेंजेंट बीटा, तो आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, ये हम बेसिकली जो है वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं उन्होंने क्या किया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया इन्होंने, दोनों को डिवाइड कर दिया था। तो ऑब्वियसली बात है, वी हैव साइन टर्म, कोसाइन टर्म है, तो आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, इसको साइन को वहाँ लेके जाएंगे, एंड देन अगर आप डिवाइड करवा देंगे तो यू विल ऑब्वियसली गेट टेंजेंट की टर्म्स में आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा वो, और देयर विल बी अ नेगेटिव साइन हेयर, ठीक है। तो ये टेंजेंट की टर्म्स में आपने टेंजेंट ओमेगा डी टी आर कन्वर्ट कर दिया साइन और कोसाइन को, और ये टर्म बन के आ गई है। नाउ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम इस सिस्टम को ओमेगा एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें तो यहाँ पे भी ओमेगा एन आ जाएगा, यहाँ नीचे भी ओमेगा एन आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका जीटा ओमेगा एन विल बिकम सिग्मा, और ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट विल बिकम ओमेगा डी। तो यहाँ आप इस टर्म को अगर आप इफ़ यू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई तो ओमेगा एन, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ओमेगा डी डिवाइडेड बाय सिग्मा में लिख सकते हैं माइनस के साथ। अच्छा, अब इसको हमें चाहिए क्या, हमें तो टी आर की वैल्यू निकालनी है ना, वी नीड टू फाइंड द टी आर, क्योंकि हम तो डेरिवेशन राइट टाइम की कर रहे हैं, तो हमें टी आर अलग करना है। तो अगर इसको 10 को मैं मान ले जाऊँ और थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, तो ऑब्वियसली बात है कि आप टी आर जो है आपका 1 ओवर ओमेगा डी टेंजेंट इनवर्स ओमेगा डी डिवाइड बाय सिग्मा आ जाएगा। बड़े सिंपल है, इसको वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। ये आपके पास रिजल्ट तो आ गया, ठीक है। नाउ हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम टेंजेंट को यहाँ इस्तेमाल ही नहीं करें, हम इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करें। तो हमारे पास जो आखिरी रिजल्ट आया है वो ये आया है। अब ये रिजल्ट कैसा है, बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमने करा क्या है, हमने सबसे पहले जो है डिफाइन कर दिया है टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट बीटा आप ट्राइंगल से आराम से निकाल सकते हैं। ओमेगा डी, दिस इज ओमेगा डी एंड दिस इज योर सिग्मा। तो ओमेगा डी डिवाइड बाय सिग्मा आ गया। अच्छा, अब अगर इस इक्वेशन को देखें आप, तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ओमेगा डी डिवाइड बाय सिग्मा तो है, लेकिन साथ में माइनस आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे माइनस आ जाए। तो फॉर टेंजेंट को अगर आप यहाँ पे माइनस लगाना चाहते हैं तो आपने कुछ भी नहीं करना, यू कैन एड माइनस साइन हेयर, बट देन यू नीड टू रिप्लेस बीटा विथ पाई माइनस बीटा। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये आप लगा लें यहाँ पे। तो ये नेगेटिव ऐड करने के लिए वी जस्ट एडिट सिग्मा और सॉरी पाई और माइनस बीटा, मतलब जो बीटा है वो पाई में से माइनस हो रहा है। तो यहाँ और फिर टेंजेंट को वहाँ ले जाएंगे तो यू विल गेट, यानी कि टेंजेंट इनवर्स
ऑफ माइनस ओमेगा डी डिवाइड बाई सिग्मा हैज़ टू बी पाई माइनस बीटा। तो ये इस सिस्टम में क्या किया है, इस पूरे सिस्टम में ये जो टर्म है यू कैन रिप्लेस दिस टर्म विथ पाई माइनस बीटा एंड ओमेगा डी तो वही रहेगा। तो ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया। तो बेसिकली आपने टी आर निकालना है, व्हाट यू नीड, यू जस्ट नीड पाई, जो आपको पता है ये रेडियंस में इस्तेमाल करना है, बीटा द एंगल जो कि आप आराम से जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड देन यू नीड टू फाइंड ओमेगा टी। तो आप क्लियर, आपके सामने चीज़ है कि जो टी आर है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो आपका ओमेगा डी जो कि जीटा और ओमेगा एन है, तो जीटा और ओमेगा एन पे ही डिपेंड कर रहा है आपका राइज टाइम। तो ये पहली डेरिवेशन थी हमारी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डेरिवेशन, एंड द सेकंड डेरिवेशन इज द पीक टाइम। पीक टाइम कहाँ है, जब आपका पीक आए, आपकी जो जो पहली पीक है उसको कितना टाइम लग रहा है, वो कब आई है। तो अगेन वी विल यूज़ द सेम फार्मूला तो स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है आपका। अब मुझे ये बताएं कि पीक टाइम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो पीक टाइम को अगर डेरिवेट करना हो, हमने उसका रिजल्ट निकालना है, तो ये पीक टाइम है। तो यहाँ पे फंक्शन का स्लोप क्या है, ये यहाँ तक टाइम चाहिए ना हमें, जो फंक्शन है हमारा वो यहाँ पे उसका स्लोप इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, व्हाट वी विल डू, वी विल डिफ्रेंशिएट दिस टर्म। तो वो डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देगा, यू नो एवरीथिंग, जस्ट गो थ्रू इट, दिस डेरिवेशन इज इंक्लूडेड। तो ये आपको एक बार इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस टर्म कोसाइन की टर्म आ रही है एंड दिस टर्म, तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस इज नथिंग बट ओमेगा एन, ये आप सब जानते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओमेगा एन है। तो यू कैन रिप्लेस दिस टर्म विथ ओमेगा एन, और फिर जब इसको ये ओमेगा एन आ जाएगा तो ये टर्म व्हेन मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म, जब थोड़ा खोलें, और ये जो टर्म है जब मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑब्वियसली दिस टर्म इज मल्टीप्लाइंग विद कोसाइन एंड दिस टर्म। तो ये जो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और फिर ये और ये जो दोनों मल्टीप्लाई होंगे वो कैंसिल आउट कर जाएंगे। यू कैन सी बिल्कुल वो, क्योंकि यहाँ देयर विल बी अ नेगेटिव साइन हेयर, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा और दिस इज पॉजिटिव। तो ये दिस थिंग एंड दिस थिंग विल कैंसिल आउट। तो आपके पास बचेगा क्या, यू कैन सी दैट दिस थिंग मल्टीप्लाइड विद दिस एंड दिस थिंग मल्टीप्लाइड विद दिस थिंग, वो आपके पास बच जाएगी। तो सिर्फ साइन की टर्म्स आपके पास बचेंगी, कोसाइन की टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो उसके बाद आप थोड़ा सा इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यू विल मल्टीप्लाई एंड कुछ आप ऑब्वियसली आप साइन ओमेगा डी टी इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो दिस थिंग इसको कॉमन ले लेंगे आप। और एक काम इसमें ये करना है आपने कि आपने ओमेगा डी को कन्वर्ट करना है इनटू ओमेगा एन, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा एन आ रहा है, ठीक है। ऊपर तो इस वाले में तो जो ऊपर वाली है उसमें तो ओमेगा एन है ही, यहाँ पे आप यू नीड टू कन्वर्ट ओमेगा डी इंटू ओमेगा एन, फॉर्मूले सब आपको पता है। तो उसमें फिर आप कॉमन ले लेंगे, तो ये जो टर्म है आपके पास बन के आ जाएगी। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है, हम तो टाइम पीक टाइम की बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू फाइंड टीपी। कैसे निकालेंगे टीपी, टीपी ऐसे निकालेंगे कि ऑब्वियसली बात है दिस टर्म कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि पूरी टर्म जीरो के बराबर है, डिफरेंशिएट किया आपने, और टाइम टी इज इक्वल टू टीपी की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि उस पीक टाइम की बात कर रहे हैं, वहीं पर डिफरेंशियल आपका जीरो हुआ है। तो दिस टर्म कैन नॉट बी जीरो, तो फॉर दिस होल टर्म टू बी जीरो आपका साइन ओमेगा डी टी पी को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो वो बड़ा सिंपल हो गया कि आपका जो साइन का जो ओमेगा डी टी पी टर्म्स में आ रहा है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो साइन ज़ीरो कब होता है, हम सबको पता है कि साइन ज़ीरो जो है वो एक तो ज़ीरो पे होगा, फिर पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा। अब हमने कौन सी पीक इस्तेमाल करनी है, तो अगर आपको सिस्टम में वापस जाएँ, हम पहली पीक की बात कर रहे हैं, तो पहली पीक कब आएगी, आप जीरो से जीरो पे तो नहीं आ सकती, जीरो तो वो है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओब्वियसली जो पहली पीक है वो आपकी पाई पे आ रही है, ठीक है। तो जो ये टर्म जो ज़ीरो के बराबर हो रही है, ये जब ही मुमकिन है जब आपके पास ये जो टर्म हो वो पाई के बराबर हो। तो इससे एक रिलेशन क्या बना, ओमेगा डी टी पी मस्ट बी इक्वल टू पाई, और वहाँ से आप आराम से टी पी की जो इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इट्स नथिंग बट पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा टी, अगेन सिर्फ जीटा और ओमेगा एन पर डिपेंड कर रहा है आपका टी पी। तो ये आपने पीक टाइम की डेरिवेशन देखी। अब हम चलते हैं अगले डेरिवेशन के ऊपर और हम बात करते हैं मैक्सिमम ओवरशूट। तो मैक्सिमम ओवरशूट में ऑब्वियसली हम ये जो डिस्टेंस जो है वो निकालना चाह रहे थे, कितना आपका सिस्टम का ओवरशूट है। तो मैक्सिमम ओवरशूट ऑकर्स एट द पीक वैल्यू टाइम और एट टी पी। अच्छा, अब याद रखें कि जो मैक्सिमम ओवरशूट है वो कब ऑकर होगा, वो टी पर जब आपका टाइम जो है वो टी पी के बराबर होगा, जब ही आपके पास मैक्सिमम ओवरशूट आएगा। तो जो ये
इस मैक्सिमम ओवरशूट के लिए कोई भी हम टाइम जो इस्तेमाल करेंगे वो टीपी ही होगा, क्योंकि टीपी के ऊपर ही आपकी पीक आ रही है। अच्छा, अब जो अगर मैं एम पी की फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो एम पी क्या है, सी एट टी पी। सी क्या है, हमारा फंक्शन, तो सी एट टी पी इज़ दिस थिंग, सिंपल। और अगर इसमें से हम -1 को माइनस कर देंगे जो हमारी रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा। तो यू नीड टू द सब्ट्रैक्ट दिस पीक एंड दिस माइनस दिस वन साइन, ठीक है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली। तो सी एट टी पी आउटपुट एट टी पी -1, तो ये आपका वो बन जाएगा। अच्छा, अगर हम ये चीज़ अब इसमें इन दोनों कंपेयर करें, जो सी टी पी तो आप जो सी टी था वो तो आपका ये है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 डालूंगा तो ऑब्वियसली 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और अगेन आपके पास ये टर्म आगे बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने करा क्या है, टीपी, क्योंकि जो मैक्सिमम ओवरशूट है तो टीपी पर ही होना है पीक टाइम पे, तो पीक टाइम का जो फॉर्मूला है वो हम लास्ट डेरिवेशन में निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ यहाँ टी आ रहा है, आई कैन सिंपली पुट दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एक टाइम की जगह जो टी की जगह है, टीपी की जगह बेसिकली पाई और ओमेगा डी डाल दिया है। यहाँ पे भी आपके पास टी की जगह पाए, अगर ओमेगा डी आया तो ओमेगा डी कैंसिल आउट हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी, नाउ यू ऑलरेडी नो कि आपका जो साइन पाए वो 0 हो जाएगा, कोसाइन पाए जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये आप आराम से माइनस जो है -1 हो जाएगा। तो ये आप बेसिकली आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये टर्म आपके पास आगे बच जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बताइए कि सीटा ओमेगा एन इज़ नथिंग बट सिग्मा, और पाई और ओमेगा डी को आपने अलग कर दिया है। नाउ यू कैन आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि सिग्मा जो है वो अगेन वो सीटा ओमेगा एन है। अगर हम ओमेगा डी की जगह ओमेगा एन में कन्वर्ट, ओमेगा डी को अगर ओमेगा एन में कन्वर्ट कर दें तो यू विल गेट समथिंग 1 - बीटा स्क्वायर, ओमेगा एन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको इसमें लाना भी इज़ वेरी इजी, जस्ट यू नीड टू कन्वर्ट सिग्मा यूजिंग जीटा ओमेगा एन एंड ओमेगा डी बाय यूजिंग ओमेगा एन। जो हमारा फॉर्मूला था ओमेगा डी को ओमेगा एन में कन्वर्ट करने का, वो इस्तेमाल करें आप, तो ये इक्वेशन बन के आएगी। इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम ओवरशूट है वो इस ओनली द उसका जो रिलेशन है इस ओनली जो एम पी है वो सिर्फ और सिर्फ जीटा के ऊपर डिपेंड करती है, जीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ओवरशूट कितना होगा। तो इसमें ओमेगा एन नहीं आ रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम ओवरशूट का फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला जब भी चलेगा जब तक आपके पास यूनिट स्टेप की बात कर रहे होंगे आप, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कहा है ना कि 1 की बात हो रही है हर जगह, तो हम यूनिट स्टेप की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट अबाउट कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग यूनिट स्टेप, तो फिर क्या होगा, देन यू यूज दिस फॉर्मूला। इज़ वेरी इजी। क्या है इसमें, तो जो यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इफ द फाइनल वैल्यू सी इन्फिनिटी ऑफ द आउटपुट इज नॉट यूनिटी देन वी नीड टू यूज द फॉलोइंग। तो ये फाइनल वैल्यू ऑफ सी इन्फिनिटी, पहले बात ये समझ लें कि जो सी इन्फिनिटी है वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, तो ये आपकी सी इन्फिनिटी इज जस्ट 1 फॉर दिस केस। लेकिन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यार आप हमेशा आपका जो सिस्टम है वो यूनिट स्टेप ही होगा। इट कैन बी एनीथिंग, उसका एम्पलीट्यूड भी कुछ हो सकता है, तो इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, वट एवर। तो यहाँ और सी टी पी क्या है, जहाँ पे आपका पीक आ रहा है, तो आप बेसिकली निकाल के रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द परसेंटेज कि कितना परसेंटेज है ये इस पीक का विज कम्पेयर टू 1। तो अगर लेट सपोज कि आपको सी इन्फिनिटी तो आपका 1 ही है और आपका सी टी पी 2 हो जाता है, तो 2 - 1 इट विल बी 100% ओवरशूट, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो 1 तक पहुंचना था वो 2 तक पहुंच गया है, और उसकी जो ओवरशूट है वो 100% है। तो ये आप जब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास यूनिट स्टेप नहीं होगा। और यहाँ पे एक फिगर भी गिवन है जो कि जीटा है आपका एक्स एक्सिस पे और एम पी आपका वाई एक्सिस पे। तो आप देख सकते हैं इफ़ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द जीटा योर एम पी विल डिक्रीज। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप क्रिटिकल डैम्प्ड होंगे तो फिर तो आपके पास ओवरशूट होगा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम आपका इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड इट विल गो टुवर्ड्स 1, सिंपल। 1 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, तो जब कोई चीज़ 1 से ऊपर नहीं जाए तो ओवरशूट का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जीटा आप, और ये भी देख सकते हैं आप, जब जीटा आपका 0 है ओवरशूट इज़ 100%, मतलब अगर 1 तक जाना है तो 2 तक जाएगा सिस्टम। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो जीटा अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका जो मैक्सिमम ओवरशूट है वो डिक्रीज होता है। तो ये हम 3 फॉर्मूले कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। द फोर्थ वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेटलिंग टाइम। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना हमने, कोई ड्राइव हमने इसका डेरिवेशन नहीं है, इसको सिर्फ हमने जो ना जो हमने पिछले लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट वगैरह किए उससे हमने इसका रिजल्ट निकाला है और उसको हमने साबित किया। अच्छा, पहले तो
ये बस एक इन्होंने रैंडम कर्व लिया हुआ है ऑब्वियसली यूनिट स्टेप का, उसमें इन्होंने जो ना ये इसी सिस्टम को देखते हुए ये कर्व डिफाइन कर दें किस तरह सिस्टम डाई आउट हो रहा है, या इस सूरत में तो डाई आउट ही हो रहा है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, तो ये कर्व डिफाइन कर दिए। अच्छा, अब इन्होंने एक और चीज़ डिफाइन की यहाँ पे कि ये अगर आप देखना चाहें, अगर आप कन्वर्ट करें तो जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है, एक तो टाइम आ गया, और टाइम के साथ जो टर्न होती है वो, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जाएं तो एक चीज़ होती थी आपका टाइम कांस्टेंट, और वो टाइम के अपॉन में आती थी, यानी कि टी ओवर कैपिटल टी, ठीक है। तो ये अगर मैं उस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को कंपेयर करूं तो इस सिस्टम में अगर मैं अपना टाइम कांस्टेंट निकालना चाहूं तो वो इट शुड बी 1/zeta ओमेगा n, ठीक है। तो वो जो है आपके पास 1/zeta ओमेगा n, दिस इज योर टाइम कांस्टेंट हेयर। तो कॉन्सेप्ट ये है, जो फॉर्मूला है, जो रिजल्ट आया है इसका टाइम सर्टेन टाइम का, वो ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो टाइम कांस्टेंट है वो सॉलिड वो डिपेंड कर रहा है कि आपका सेटलिंग टाइम किस तरह बिहेव करेगा, आपका सेटलिंग टाइम क्या होगा। तो हम पे इस्तेमाल करते हैं खाली टाइम कांस्टेंट को, ठीक है। तो हमें अगर सेटलिंग टाइम निकालना है तो हम जीटा और ओमेगा एन निकालेंगे, और फॉर्मूला क्या है उसका, उसके दो फॉर्मूले हैं जो आपने यूज़ करने हैं, और ये एक्सपेरिमेंट से आए, कोई इसमें जो है वो मैथमेटिकल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि हमने सेटलिंग टाइम को डिफाइन कर दिया है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो हम ये कहते हैं कि इफ़ यू आर यूजिंग द 2% क्राइटेरियन, तो यू कैन फाइंड टी एस बाई जस्ट मल्टीप्लाइंग 4 विद द टाइम कांस्टेंट। तो आप अगर 4 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकंड टाइम आ जाएगा विद 2% क्राइटेरियन। ये मैं समझाता हूँ कि 2% और 5% में क्या फ़र्क है। सिमिलरली इफ यू आर यूजिंग द 5% क्राइटेरियन, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई टाइम कांस्टेंट विद 3, तो आपके पास सेकंड टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये बड़ा एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसकी डेरिवेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल सिस्टम से जो है वो एनालाइज करके निकाला गया कि ये 90% ऑफ द टाइम ये सिस्टम जो है, जो आपका सेकंड टाइम होता है वो 4t के बराबर होता है इफ़ यू आर कंसिडरिंग 2% क्राइटेरिया, और 90% ऑफ द टाइम आपका जो सेकंड टाइम होता है वो 3t के बराबर होता है इफ़ यू आर कंसिडरिंग 5% क्राइटेरिया। इसका आई थिंक एक ग्राफ भी था, बुक में है ग्राफ, वो मैंने शायद पता नहीं यहाँ से डिलीट कर दिया। तो यू कैन सी कि ये जो है वो बिल्कुल सही बात है कि काफ़ी हद, और आप बेसिकली आप ये नहीं बोलते कि आप 100% सिस्टम जो होंगे वो इसको इस तरह ही बिहेव करेंगे, ऊपर नीचे होता है, बट यू आर आपसे करीब जा रहे हैं, आप उसको जो है वो करीब से करीब वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। आप ये नहीं कहना चाह रहे कि एग्जैक्ट बिल्कुल मुझे सेटल टाइम पता हो, हाँ करीब करीब भी आप उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इट्स गुड इनफ, इट्स फाइन फॉर अस। अच्छा, अब तो ये सेटल टाइम भी हमारा जो डिफाइन, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, तो ये तो सिर्फ आपको रिजल्ट जो है वो पता होना चाहिए। यहाँ पर अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं समझाने के लिए कि 2% क्राइटेरिया 5% क्राइटेरिया से क्या मतलब है। तो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दी दिस वन। तो लेट्स सी, दिस इज योर आउटपुट रिक्वायर्ड 1, आपको रिक्वायर्ड है आपका आउटपुट। तो अगर मैं 5% की बात करूंगा तो आई विल ड्रॉ 2 लाइन्स, वन इज द अपर लिमिट विच इज़ 1 प्लस 5% ऑफ 1। 1 क्यों है? क्योंकि 1 तक ही जाना है, तो 1 का 5% पे एक लाइन बना दी दिस वन, और 1 के 5% कम करके लाइन बना दी कि 1 माइनस 5% ऑफ 1। तो ये 2 लाइन्स आ गई, 2 रीजन्स आ गए। अब ये दिस इज नोन एज द 5% क्राइटेरियन कि अगर कोई जो कर्व है आपका वो इस रेंज में आएगा और उसके बाद वापस नहीं जाना, तो वो जो टाइम होगा वो आपका कहलाएगा सेटलिंग टाइम फॉर द 5% क्राइटेरिया। तो अगर ये लेट्स सपोज इस कर्व की बात करते हैं तो ये इस पॉइंट पे आके इस रेंज में एंटर हो गया, लेकिन दोबारा यहाँ से बाहर निकल गया, तो दिस इज नॉट योर सेटलिंग टाइम फॉर द 5% क्राइटेरियन, क्योंकि यहाँ से तो अंदर आ गया है लेकिन दोबारा बाहर भी चला गया है। तो ये दोबारा अंदर आया। अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद कर्व जो है वो इस जो रेंज है रेड वाली 5% क्राइटेरिया वाली उसके अंदर ही है। तो इसका मतलब in this system this point is your settling time for the 5% criterion। अच्छा, ये obviously तो सिर्फ समझाने के लिए, तो ये कम होगा, ये तो बहुत ज़्यादा दिखाया मैंने, समझ आइए। तो यहाँ इस पॉइंट पे आके वो 5% क्राइटेरिया की रेंज के अंदर आ गया और अब वो बाहर नहीं जा रहा, तो ये आपका सेटल टाइम कहलाएगा। व्हाट अबाउट द 2%? ऑब्वियसली 2% की जो आपकी लाइन होगी वो नीचे होगी, क्योंकि सिर्फ 2% की बात कर रहे हैं आप। तो दिस ब्लू लाइन इज द अपर लिमिट 2% ऑफ 1 प्लस 1, एंड दिस ब्लू लाइन इज द लोअर लिमिट 2% ऑफ 1, उसको माइनस कर रहे हैं हम। नाउ अब अगर 2% क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो सेकंड टाइम होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा सिस्टम को उस रेंज के अंदर आने में, क्योंकि द 2% रेंज इज मच स्मॉलर देन द 5% रेंज। तो अगर इसी कर्व की बात करें, ये मूव किया
अभी भी ऊपर है, अभी भी। तो यहाँ इस पॉइंट पे आके आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे आके कि अगर इस पॉइंट पे आके सिस्टम जो है वो उसके अंदर ही है, 2% क्राइटेरिया की जो रेंज है उसके अंदर है, तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपका 2% क्राइटेरिया का सेटल टाइम कहलाएगा। ठीक है, तो 2% क्राइटेरिया इज स्मॉल, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि ज़्यादा और ज़्यादा सिस्टम को वो टाइम दे रहा है कि उस, क्योंकि रेंज उसकी बहुत छोटी है तो टाइम और लेगा सिस्टम। एंड 5% क्राइटेरिया जो है इस सिस्टम के लिए वो ये है, एंड द 2% क्राइटेरिया इज दिस वन। तो आप आराम से दोनों सर्टेन टाइम निकाल सकते हैं। ये डिपेंड सॉलिड सिस्टम पे करेगा कि क्या क्राइटेरिया आपने इस्तेमाल करना है। कुछ सिस्टम के लिए 5% क्राइटेरिया इज़ मोर देन इनफ। इसकी वजह क्या है, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है या आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है, आपकी स्टेबिलिटी एनालिसिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना सिस्टम को सेटल देखना चाह रहे हैं। तो कुछ सिस्टम के लिए 2% भी शायद, और 2% भी शायद इतना अच्छा ना हो, आपको मजीद 1% पे जाना पड़े। ठीक है, लेकिन कुछ पर सिस्टम के लिए हो सकता है कि आपका 5% भी सही हो। तो वो सिर्फ सिस्टम पर डिपेंड करेगा, इसमें कोई जनरल नहीं है कि 2% होना चाहिए 5%। हाँ, कभी सवाल आपको गिवन होगा तो ये मेंशन होगा कि आपने 2% निकालना है या 5% निकालना है या दोनों निकालना है। तो ये बस आपने याद रखना है। तो होपफुली चीज़ें कुछ समझ आई होंगी इसमें, जो हमने कुछ डेरिवेशंस करी हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स की, कुछ चीज़ें देखी हैं। तो अब हम जो है अगली वीडियो में मैं आपको बड़े सिंपल से सवाल होते हैं, बड़े सिंपल से होता है, तो ये बिल्कुल पक्के नंबर्स हैं, तो वो हम करेंगे। आई सी यू सून, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।